आइए हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के विषय में। कि ये अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम को 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। हम देखेंगे इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। प्रमुख प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान क्या थे उसको देखेंगे। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था या विधायिका की व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। अब ये केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका क्या थी उसको हम देखेंगे। तो इसमें है नंबर 1, दो तरह की। नंबर 1 राज्य परिषद, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। केंद्र, इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। नंबर 1 राज्य परिषद और नंबर 2 है केंद्रीय विधानसभा। तो हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट कि प्रांतों में द्वैध शासन इसी अधिनियम के तहत लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत आया था। पहले हो गया केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, नंबर 1 राज्य परिषद, नंबर 2 केंद्रीय विधानसभा। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के समय आया। फिर है अगला पॉइंट प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे प्रांतीय विषय जो थे उन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। वो 2 विषय, 2 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 हस्तांतरित विषय, नंबर 2 आरक्षित विषय। हस्तांतरित, आरक्षित। अब हम देखेंगे कि हस्तांतरित विषय क्या है और आरक्षित विषय क्या है।
हस्तांतरित विषय क्या है? जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय प्रशासन। नंबर 1 शिक्षा, पुस्तकालय, प्रशासन। ये जो चीजें थी हस्तांतरित विषय में आ रहे थे, जैसे शिक्षा है, पुस्तकालय है, स्थानीय प्रशासन है, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि। ये जो विषय थे ये हस्तांतरित विषय में आ रहे थे, जैसे शिक्षा है, पुस्तकालय, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सारे के सारे जो है हस्तांतरित विषय में। अब हम देखेंगे कि आरक्षित विषय नहीं, इसको इन सबको कौन किसके अंडर में थे? ये तो ये था गवर्नर। ये सारे विषय गवर्नर देख रहा था, और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद गवर्नर के अंडर में आ रहे थे, और ये उनकी जो कार्यकारी विधान परिषद थी, विधान परिषद, उसके प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, अब हम देखेंगे आरक्षित विषय क्या थे। हम देखेंगे आरक्षित विषय क्या थे। आरक्षित विषय में जैसे रक्षा है, और विदेश मामले लिखते चलते हैं। नंबर 1 रक्षा, विदेश मामले, जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे रक्षा है, विदेश मामले है, पुलिस, पुलिस हो गया, पेंशन इत्यादि जितने भी विषय थे वो सब आरक्षित विषय में आ रहे थे। और इनको गवर्नर जनरल देख रहा था। जो गवर्नर जनरल था वो भी इन्हीं को देख रहा था, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, तो ये हो गए आरक्षित विषय। हम देखेंगे कि विधान परिषद में कितने प्रकार के सदस्य थे। तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य थे। जो विधान परिषद थी उसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। नंबर 1 मनोनीत, निर्वाचित। नंबर 2 मनोनीत, निर्वाचित, मनोनीत और गैर सरकारी मनोनीत। मनोनीत, गैर सरकारी और मनोनीत सरकारी।
निर्वाचित 71%, मनोनीत 18% एंड मनोनीत सरकारी, मनोनीत गैर सरकारी 11%, मनोनीत सरकारी 18%। तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य थे। नंबर 1 निर्वाचित जो कि 71% थे, नंबर 2 मनोनीत गैर सरकारी जो कि 11% थे, और मनोनीत सरकारी जो कि 18% थे। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, हम बात करेंगे मताधिकार की। तो इसी अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वो इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है कि इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। का गठन। नंबर 1 सीमित मताधिकार जो इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। दूसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन जो इसी अधिनियम की देन थी। फिर है इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से थे। आइए अब हम बात करेंगे निर्वाचक क्षेत्र की कि निर्वाचक क्षेत्र क्या क्या थे। हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। तो निर्वाचक क्षेत्र जो थे वो 2 तरह के थे। नंबर 1 सामान्य निर्वाचक क्षेत्र। तो ये 2 थे, सामान्य, नंबर 2 विशिष्ट। ठीक है। अब सामान्य में कौन कौन आ रहे थे, जैसे हिंदू मुस्लिम, सिख व ईसाई। ये लोग जो थे वो सामान्य निर्वाचक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग आ रहे थे। और जो दूसरा था विशिष्ट में क्या था, भूस्वामी तथा व्यापार मंडल। इसका अगला पॉइंट ये था कि निर्वाचक क्षेत्र में 2 प्रकार के निर्वाचक क्षेत्र हुए। नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 विशिष्ट। सामान्य में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई थे और विशिष्ट में भूस्वामी तथा व्यापार मंडल था। ठीक है। अब हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। केंद्रीय बजट था उसको एक राज्य का बजट और केंद्रीय बजट पहले साथ साथ आ रहा था, लेकिन केंद्रीय बजट और राज्य बजट को इस अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला।
इस अधिनियम के तहत पहली बार जो महिलाएं थी, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद है कि इसका हम कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में ये है कि ये जो बजट लाया गया था, ये भारतीयों के आर्थिक शोषण के लिए लाया गया। भारतीयों के आर्थिक शोषण के लिए लाया गया। ये जो बजट था, ये भारतीयों के बजट नहीं, सॉरी, ये जो अधिनियम था भारतीयों के आर्थिक शोषण के लिए लाया गया। भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो ये अधिनियम है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।